हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। मेरी एक पुरानी वीडियो में मैंने पॉइंट किया था या मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप जानते हैं अपने लग्न का नक्षत्र और क्या आप जानते हैं अपने नवास का नक्षत्र। वजह ये है कि बहुत बार हम उस नक्षत्र को देखते हैं जिसमें मून चंद्रमा पैदाइश के वक्त होता है और उसे जन्म नक्षत्र भी कहते हैं, यानी पैदाइश के वक्त जिस नक्षत्र में चंद्रमा था। और तो वो नक्षत्र आपको वो एनर्जी देगा कि माइंड कैसे सोच रहा है, सोचने की क्षमता, जिंदगी के तमाम वाकयात, जिंदगी की तमाम जद्दोजहद, जिंदगी के तमाम दौर, जिंदगी के तमाम मुश्किलात वगैरह। मगर हर केस में वो नक्षत्र हमारी जिंदगी में सबसे जबरदस्त असर नहीं डालता। जहां वो संभावनाएं लाता है, वो क्षमता लाता है, वो एनर्जी भी लाता है जिसका सामना इंसान को करना पड़ेगा। होरोस्कोप जन्म कुंडली में वो एनर्जी होती है जिसे होरोस्कोप की पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। फिर भी बहुत बार कोई दूसरा नक्षत्र जो सबसे ताकतवर नक्षत्र हो या सबसे ज्यादा असरदार नक्षत्र हो, वो भी हावी हो सकता है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है कि आपके होरोस्कोप में जन्म नक्षत्र या जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसके अलावा कौन सा नक्षत्र सबसे ताकतवर या असरदार हो सकता है। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा, जरूर देखिएगा। तो बात पर आते हैं, वो सवाल जो मैंने पूछा था उसकी वजह यह है कि बहुत बार हम सिर्फ उसी नक्षत्र को देखते हैं जिसमें चंद्रमा है, जहां वो जन्म नक्षत्र बन जाता है और हम अपनी जिंदगी के वाकयात, ज्यादातर चीजें उसी नक्षत्र के आसपास देखते हैं। जो वो नक्षत्र है, जो नक्षत्र लॉर्ड स्वामी है, वो जहां रखा है, क्योंकि आप उसी दशा में पैदा हुए या वही दशा पहले शुरू होती है। और फिर हम अंतर दशाएं भी देखते हैं और कोशिश करते हैं या उस नक्षत्र लॉर्ड के नजरिए और उस नक्षत्र की एनर्जी से जिंदगी का विश्लेषण करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो नक्षत्र शुभ है या अशुभ है या ज्यादा चैलेंजिंग है वगैरह। अब नक्षत्र की शुभता या अशुभता आमतौर पर हमारी जिंदगी के दुनियावी नजरिए से देखी जाती है, मटीरियल लेवल से। तो अगर आप किसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं जैसे पुष्य या रोहिणी, तो हम सोचते हैं कि जिंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत समृद्ध होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि यिन और यांग भी होता है, चैलेंज भी हो सकते हैं जो नक्षत्र लाता है, क्योंकि आपका कर्म से कनेक्शन भी होता है। तो हमेशा नक्षत्र से कर्म कनेक्शन, कर्मिक डेट ऋण कनेक्शन, कर्मिक बोझ कनेक्शन होता है जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो वो अपना असर दिखाएगा, आपको वो कर्मिक कर्ज चुकाना होगा। वो चैलेंज आ सकते हैं, चाहे आपका जन्म नक्षत्र कुछ भी हो। अब दूसरे नक्षत्र कहाँ फिट बैठते हैं? मिसाल के तौर पर लग्न नक्षत्र कहाँ फिट बैठता है या 10वें भाव का नक्षत्र कहाँ फिट बैठता है, 7वें भाव का नक्षत्र कहाँ फिट बैठता है। तो मैं वीडियो की ये सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैंने 7वें भाव के नक्षत्र पर वीडियो बनाई है, 10वें भाव के नक्षत्र पर बनाई है वगैरह। तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहूंगा ताकि जोर दूं कि जिंदगी का एक हिस्सा किसी नक्षत्र से जुड़ा या प्रभावित हो सकता है। तो हमारा करियर काफी हद तक 10वें भाव के नक्षत्र से तय या प्रभावित होगा। वो D10 चार्ट, दशांश चार्ट के नक्षत्र से भी प्रभावित हो सकता है। मिसाल के लिए हमारी जिंदगी का असली मकसद, जिंदगी का रास्ता लग्न नक्षत्र से प्रभावित हो सकता है। मगर सबसे क्रिटिकल, महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक है D9, यानी जो D9 चार्ट का नक्षत्र है या नवास चार्ट का नक्षत्र। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप्स आपको नवास चार्ट का नक्षत्र नहीं देते। वो सिर्फ बताएंगे कि नवास क्या है, नवास का लग्न क्या है, ग्रह कहाँ जा रहे हैं, बस उतना ही बताएंगे और उस नजरिए से प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी भी दे सकते हैं। मुश्किल से कोई नवास चार्ट के बारे में बात करता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि D9 D1 चार्ट का सबसे अहम चार्ट है। और अगर आप D9 चार्ट का नक्षत्र नहीं जानते, आप नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट नहीं जानते, वो D1 चार्ट में जहां रखा है, तो आपका D9 चार्ट, नवास चार्ट का पूरा विश्लेषण अधूरा है या गलती या फैलेसी, भ्रम का शिकार होगा। तो अगर आप अपने D9 का नक्षत्र नहीं जानते या जिस एस्ट्रोलॉजर से आपने विश्लेषण कराया है,
खास तौर पर जिंदगी के बहुत अहम वाकयात के बारे में या रिश्तों के बारे में उसने D9 के नक्षत्र पर ध्यान नहीं दिया, तो वो एनालिसिस अधूरा होगा, प्रेडिक्शन अधूरा होगा। अब ये बात इस बात पर भी निर्भर करती है कि एस्ट्रोलॉजर ने अपनी विद्या कैसे सीखी, उनके गुरु कौन है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि D9 चार्ट का नक्षत्र, नवास चार्ट का नक्षत्र जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे ध्यान में नहीं लाएंगे तो फलेसी होती है। अब अगर बहुत सारी होरोस्कोप बनाने वाली वेबसाइट या एप्स आपको नहीं देती, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक तरीका ये है कि एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम जगन्नाथ होरा है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप नवास चार्ट का नक्षत्र देख सकते हैं। वो आपको नवास लग्न की डिग्री भी देगा और D9 चार्ट का नक्षत्र भी देगा। मगर अगर आप वो डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आपको नवास बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए आसानी करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कैलकुलेटर भी है। तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा जहां आप जन्म तारीख, जन्म का वक्त, जन्म स्थान टाइप करेंगे और अगर सही है तो वो आपको नवास देगा, D9 चार्ट देगा पेज के लगभग अंत में। तो वो आपको ग्रहों की सारी प्लेसमेंट और डिग्रियां देगा और पेज के अंत में पिछली 5-6 लाइनों में लग्न देगा। वो आपको अश्क देगा जो लग्न का शॉर्ट फॉर्म है और वो लग्न आपका नवास होगा। ये आपके लग्न से अलग है। इसे यूं ही मान लीजिए कि यही आपका D9 लग्न या नवास लग्न है, क्योंकि ये नवास कैलकुलेटर है। देखिए उस लग्न की डिग्री क्या है और उसी लाइन में देखिए उस लग्न का नक्षत्र क्या है, वही आपके D9 का नक्षत्र बनता है। बिल्कुल आसानी के लिए आप उस वेबसाइट पर जाइए, मैं नीचे लिंक दूंगा। आप अपनी डिटेल भरिए, सीधा सबसे नीचे जाइए। अब कुछ सॉफ्टवेयर थोड़ा फर्क देंगे क्योंकि वो ट्रॉपिकल या साइडरल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपके लग्न की डिग्री ठीक कस्प पर हो तो लग्न चार्ट में भी फर्क हो सकता है। मगर ये जो वेबसाइट है, मैंने इसको चेक किया है। मैंने बहुत ज्यादा उदाहरणों पर नहीं चेक किया, सिर्फ 3-4 पर चेक किया और काफी हद तक नवास और नवास नक्षत्र के लिए सही पाया। तो ये काफी अचूक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब D9 नक्षत्र अहम क्यों है? सबसे पहले D9 नक्षत्र तक आप कैसे पहुंचते हैं? आप लग्न की डिग्री देखिए। लग्न की जो डिग्री है वो जिस पद में होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, मेष लग्न, तो मेष 9 हिस्सों में बटेगा। उसके 2 नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है और तीसरे नक्षत्र कृत्तिका का एक पद है। तो उसके 9 पद है, अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद और कृत्तिका का 1 पद। मेष का पहला पद मेष राशि से शुरू होता है, दूसरा पद वृषभ, तीसरा पद मिथुन वगैरह। तो जब आप 9वें पद पर पहुंचते हैं तो 9वां पद धनु का होता है। पहले 4 पद मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। अगले 4 सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, भरणी नक्षत्र में आते हैं और आखिरी पद जो धनु राशि का पद है वो कृत्तिका नक्षत्र के पहले पद में आता है। तो होता यूं है, मतलब अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो आपका नवास इन 9 में से कोई भी होगा। यानी आपका D9 या तो मेष होगा या वृषभ या मिथुन, धनु तक। अगर आप मेष में पैदा हुए हैं तो आपका D9 चार्ट कभी मकर, कुंभ या मीन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मेष में पैदा हुए हैं तो आपके लिए वो नहीं बनता। उल्टा, अगर आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं तो आपका नवास कभी तुला, वृश्चिक या धनु नहीं होगा। तुला, वृश्चिक या धनु आपके D9 चार्ट के लिए नहीं होंगे। ये इसलिए है क्योंकि नवास कैसे बनता है? नवास के सिर्फ 9 हिस्से होते हैं, 12 राशियां होती है, सिर्फ 9 राशियां अलॉट की जा सकती है। इसके पीछे एक कर्मिक वजह भी है। मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई है कि ये फर्क क्यों दिया जाता है कि किसी खास लग्न के लिए कुछ नवास मुमकिन नहीं होते, और ये सिर्फ गणित के हिसाब से नहीं है, इसके पीछे कर्मिक वजहें भी है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, कोशिश करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में भी डालूं। मैं बता रहा हूं, मैं ये वीडियो डालूंगा।
और अगर मैं कुछ डालना भूल गया तो कमेंट करके मुझे याद दिला दीजिए कि ये वादा मैंने किया था और मैंने अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं डाला है, तो मैं पक्का करूंगा, तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो लग्न की जो डिग्री है वो जिस पद में होती है वो पद आपके D9 चार्ट या नवास चार्ट का लग्न बनता है। मगर नक्षत्र क्या है? नक्षत्र कैलकुलेशन खास तौर पर उन डिग्रियों पर निर्भर करेगा जो कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है या जिस गणित से निकाला जाए, तो मैं उसमें नहीं पढ़ता। जो लिंक मैं दूंगा वो आपको D9 चार्ट के लग्न की डिग्री देगा और उस डिग्री का जो भी नक्षत्र होगा वो नक्षत्र भी देगा। अब जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, के बाद D9 नवास नक्षत्र सबसे अहम क्यों है? तो जन्म कुंडली D1 में जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसके बाद D9 चार्ट का नक्षत्र सबसे अहम हो जाता है। वजह ये है कि हम इंसान अपनी जिंदगी अकेले नहीं जीते, दूसरों के साथ रिश्ते में जीते हैं। रिश्ते का मतलब सिर्फ माँ बाप नहीं है, मतलब किसी से भी हमारा इंटरेक्शन, वार्तालाप है। वो सिक्योरिटी गार्ड से इंटरेक्शन हो सकता है, वो उस ट्रेन से इंटरेक्शन हो सकता है जिस पर हम रोज चढ़ते हैं, टिकट कलेक्टर से। टिकट कलेक्टर बदल सकते हैं, लेकिन आपको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि किसी दिन टिकट कलेक्टर आकर टिकट मांग सकता है। तो टिकट चेक होना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, मिसाल के तौर पर। तो ये सारे रिश्ते, ये सारे इंटरेक्शन सब उसी रिश्ते या इंटरेक्शन का हिस्सा है जो हमारे पास है। तो D9 पूरी तरह रिश्तों के बारे में है। और क्योंकि हमारे लिए सबसे अहम रिश्ता पति पत्नी का होता है, क्योंकि वो सबसे लंबा चलने वाला होता है, वो सबसे गहरा असर डालने वाला होता है, वो सबसे घनिष्ठ, इंतहाई होता है, और जो राज हम रख सकते हैं या अपने दिल की गहरी बातें और शारीरिकता, शरीर क्रिया की जिंदगी में पति पत्नी ही सबसे ज्यादा जानता है। इसी वजह से D9 चार्ट को शादी का चार्ट भी कहा जाता है और हम में से बहुत सारे लोग D9 चार्ट पर निर्भर होते हैं शादी देखने के लिए, क्योंकि सच में सबसे बड़ा, सबसे अहम रिश्ता शादी है, इसलिए हम वो देखते हैं। मगर ये सिर्फ शादी के बारे में ही नहीं है, ये सभी रिश्तों के बारे में है, और जो रिश्ते हमें आजमाएंगे। D9 चार्ट न सिर्फ ये तस्वीर देता है कि आपकी रिश्तों की स्थिति या हालात क्या होंगे, बल्कि ये भी बताता है कि ज्यादातर परीक्षा कहाँ से आएगी। और D9 का लग्न आपको ये भी बताएगा कि लग्न के आधार पर आपके कैसे रिश्ते हो सकते हैं या कैसी सूरत हाल में आप पड़ सकते हैं। तो अगर आपका लग्न मकर है तो आपकी परीक्षा ज्यादातर आपकी जिम्मेदारी, आपके साथ खड़े रहने, डिफेंड करने के मामले में होगी। अगर वृश्चिक लग्न है तो आप सबसे ज्यादा परखे जाएंगे, सबसे मुश्किल सूरत हाल आएगी और परखेगी। उसमें भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका D9 किस नक्षत्र में है और उसका मालिक ग्रह कौन है, वो ग्रह किस रिश्ते का कारक है, तो वो रिश्ता आपको सबसे ज्यादा परख सकता है। तो अगर आपका D9 किसी ऐसे नक्षत्र में है, मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मालिक सूर्य है, तो पिता से रिश्ता परिवर्तनशील दौर से गुजरेगा। आपके पिता शायद यहाँ न्यूट्रल नहीं। D9 का ताल्लुक किस रिश्ते से है? रिश्तों का मतलब तुला राशि से है। तुला का निशान तराजू। तराजू हमेशा रिश्तों में बराबर नहीं होता। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो पूरी तरह बराबर हो। हालांकि कागजों पर हो सकता है, मगर हमेशा कोई ना कोई ज्यादा देता है और कभी कम लेता है, और कभी ज्यादा लेता है और कम देता है। खास तौर पर माँ बाप औलाद के बीच, माँ बाप बस देते रहते हैं, बहुत कम लेते हैं, और फिर अगली पीढ़ी, औलाद, अपनी औलाद को ज्यादा देती है, और ऐसे ही भाई बहन, अक्सर बड़ा भाई बहन ज्यादा दे सकता है, छोटा कम देता है। तो ये डायनेमिक्स भी है। लेकिन कोई रिश्ता ऐसा होगा जहां आप ज्यादा लें और कम दें, और कोई रिश्ता ऐसा होगा जहां आप ज्यादा दें और कम लें। तो कुल मिलाकर कर्म का बोझ बराबर हो जाता है। अगर आप सारी जिंदगी पाते रहे हैं और देते कम है, तो इस तरह से आप अपना कर्मिक कर्ज चुका रहे हैं और असल में अपना कर्ज किसी और पर डाल रहे हैं ताकि आपकी रूहानी, स्पिरिचुअल उन्नति तेज हो। तो जब आप ज्यादा देते हैं और आपका कर्मिक बोझ हल्का होता है, क्योंकि आप अपना सारा कर्ज बांट रहे हैं, तब आप आजाद होते हैं, तब आपकी रूहानी उन्नति होती है।
तो अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां आप सबसे ज्यादा दे रहे हैं और कम पा रहे हैं, तो घबराएं मत। ये मत सोचिए मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। घबराएं मत, आप अपना कर्मिक कर्ज कम कर रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए। ऐसा है जैसे आप 100 किलो सिर पर लेकर चल रहे हैं और कहा गया है कि दौड़ो या चलो। आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे अगर आपके सिर पर 100 किलो हो, जब तक आप बहुत ताकतवर न हो या 3-4 आदमी औरतें ना हो। तो आप बोझ हल्का करना चाहेंगे। जितना बोझ हल्का करोगे उतनी तेज चलोगे और शायद दौड़ भी सकोगे। तो बोझ हल्का करना चाहोगे। तो जब आप लोगों पर एहसान करके देकर अपने सिर की सारी ईंटें उतार देते हो, तो आप अपना सारा कर्मिक कर्ज उतार रहे होते हो। तो अगर आप परिवर्तनशील जिंदगी से गुजर रहे हैं तो ज्यादा मत सोचो। कभी कोई कमेंट डालता है कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा परिवार वैसा है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरा परिवार मुझ पर अभिशाप है। अरे यार, ऐसे मत बोलो। कोई परिवार अभिशाप नहीं होता। हो सकता है हम समझ नहीं पाए या हम उस परिवार से सही से नहीं जुड़ पाए या नहीं निभा पाए। तो कोई रिश्ता बुरा नहीं होता। रिश्ता बहुत परखने वाला हो सकता है। कोई रिश्ता अच्छा या बुरा नहीं होता। कुछ रिश्ते बहुत शुभ होते हैं, जैसे माँ बाप और औलाद। ये सबसे शुभ रिश्ते हैं। उसके बाद गुरु का दर्जा आता है। लेकिन कोई रिश्ता अच्छा या बुरा नहीं। रिश्ता बहुत समृद्ध करने वाला, बहुत खुशी देने वाला हो सकता है या बहुत परखने वाला हो सकता है। तो हम में से कुछ का रिश्ता ज्यादा परखने वाला हो सकता है। अगर आपको वो सामना करना पड़ रहा है तो वो कर्म हो सकता है, कर्मिक बोझ हो सकता है, वो D9 चार्ट का लग्न और D9 चार्ट का नक्षत्र भी हो सकता है। तो फिर वो नक्षत्र की एनर्जी भी आएगी। एक बार मैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर मुलाकात कर रहे थे। दोस्तों, कनेक्शंस होते हैं। तो बात हो रही थी कि किसी के D9 से जुड़े किसी नक्षत्र में पैदा होने का क्या असर होगा। तो किसी ने कहा, अगर आपका D9 नक्षत्र अश्लेषा है तो उस इंसान के लिए ये हो सकता है कि अब क्या, अब मैंने क्या किया, क्योंकि अश्लेषा पर हमेशा कुछ न कुछ इल्जाम आता है ना। और अगर किसी का लग्न तुला है और नक्षत्र स्वाति बनता है जिसका मालिक राहु है, तो ये हो सकता है कि अब कौन, क्योंकि बात रिश्ते की है। तो हम नक्षत्रों और नक्षत्र मालिकों की कीमत पर मजाक कर रहे थे। तो आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र की एनर्जी आएगी। नक्षत्र का मालिक जो भी है वो रिश्ता या तो सबसे ज्यादा परखने वाला हो सकता है या आपके लिए सबसे पुरस्कृत करने वाला हो सकता है। या अगर वो रिश्ता सीधे तौर पर सबसे परखने वाला या सबसे पुरस्कृत करने वाला नहीं है, तो आपकी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल बनेगी कि आप उस रिश्ते से जुड़ते रहोगे या वो रिश्ता किसी न किसी तरह से आपकी जिंदगी में बार बार हाजिर होगा। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता सबसे ज्यादा परखने वाला बन गया है या खुशी या कुछ भी देने वाला बार बार बन रहा है, तो हो सकता है कि आप कोई कर्मिक बोझ ले जा रहे हो, वो कर्मिक कर्ज जिसकी वजह से वो रिश्ता आ रहा है। तो राशियां आपको मौका दे रही हैं कि चुकाओ। तो जितना हो सके उस रिश्ते के लिए करो, उतना अच्छा। तो अगर आपको अपने मैनेजरों, बॉसों ने सबसे ज्यादा परखा है, आपको कभी अच्छा मैनेजर नहीं मिलता, तो हो सकता है कि पिछली जिंदगी में किसी मैनेजर, किसी अधिकारी के साथ आप सबसे अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर आपके बच्चे आपको ज्यादा परख रहे हैं, तो बच्चे वो हो सकते हैं जिन्हें आपको अपना कर्मिक बोझ या कर्ज चुकाना है। अगर आपका D9 लग्न वृश्चिक है, तो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्तों का तरीका बन सकता है। आपका रिश्ता आपको सबसे ज्यादा परख सकता है। पति पत्नी वो रिश्ता हो सकता है जो आपको सबसे ज्यादा परखे, या कोई गर्लफ्रेंड, जो भी हो। लेकिन ये सिर्फ पति पत्नी के बारे में नहीं है। कोई रिश्ता आपको सबसे ज्यादा परख सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि नक्षत्र का मालिक कौन है। मिसाल के लिए, अगर आपका D9 लग्न मकर है, लेकिन आपके D9 लग्न की डिग्री पहले नक्षत्र अनुराधा की है, जिसका मालिक शनि है, तो सरकारी लोग या अधिकारी लोग या काम से जुड़े लोग ज्यादा परख सकते हैं। काम की जगह की सूरत हाल ज्यादा परखने वाली हो सकती है। आपका करियर ज्यादा परख सकता है। और कहीं न कहीं आप अपने सुपरवाइजरों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते,
या उनकी नजर में आप इतना नहीं कर पाते कि आप शाबाशी के हकदार हो, आप सराहना के हकदार हो, आपको बेहतर भूमिका मिलनी चाहिए, आपको बेहतर ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो ये चीजें आ सकती हैं अगर आप वृश्चिक के पहले नक्षत्र यानी अनुराधा शनि द्वारा शासित में है। लेकिन अगर आप अगले नक्षत्र यानी ज्येष्ठा में जाएं, तो ज्येष्ठा बुध के बारे में है। तो हाँ, परीक्षा ये हो सकती है कि आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल कैसे करते हो ताकि जिंदगी के चैलेंज पर काबू पाओ। तो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा क्योंकि ये वृश्चिक लग्न है, लेकिन क्योंकि नक्षत्र में ज्येष्ठा की एनर्जी है, तो आप अपनी बुद्धि, अपने तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन चैलेंज को अपने ऊपर हावी होने दिए बिना निपटा सकें। अगर नक्षत्र का मालिक चंद्रमा है, तो मतलब हाँ, आपको ज्यादा सहयोगी बनने की जरूरत है। आपको रिश्तों को लेकर ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है और इसी तरह से आप अपने D9 चार्ट का और अपने सारे इंटरैक्शन का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। हम जितने भी इंटरैक्शन करते हैं वो किस लिए करते हैं? उसमें कुछ लेना देना होता है, कुछ बातचीत होती है, तुम ये करो या मैं ये करूंगा, समझे? मैं ये करूंगा तो कुछ लेना देना, कुछ समझाइश, कुछ तारीफ, कुछ मान्यता, कुछ राजी होना होता है उस बातचीत में, वरना वो बातचीत क्यों होगी, वो इंटरैक्शन क्यों होगा? अगर D9 का मालिक शुक्र है तो ये लेना देना कुछ हद तक मटीरियल तक हो सकता है, लेकिन ये इस बात में भी हो सकता है कि रिश्ते में आप कैसे संतुलन बना रहे हैं और रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो अगर D9 चार्ट के नक्षत्र का मालिक शुक्र है तो मटीरियल चीजों को कभी भी उस खास रिश्ते के बीच मत आने दो, खास तौर पर जो परख वाला रिश्ता हो, पति पत्नी के साथ, क्योंकि पति पत्नी का चार्ट भी मुख्य रूप से मटीरियल चीजों को कभी अपने और पति पत्नी के बीच मत आने दो। चाहे बहुत चैलेंज हो रहे हो, पैसे या मटीरियल चीजों या फाइनेंस को अपने बीच मत आने दो। कभी कभी हम रिश्ता ही खो देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक परीक्षा भी होती है। तो जब आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते, लंबे रिश्ते, पति पत्नी से अलग हो रहे हो, तलाक के जरिए भी, इसे पैसे के बारे में ज्यादा मत बनाओ। अगला रिश्ता वो कर्मिक बोझ लेकर आएगा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तनशील चैलेंज से गुजरना है और आप ज्यादा देने वाला बनकर उन परिवर्तनशील चैलेंज का सामना करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि शुक्र नक्षत्र का मालिक है। तो D9 और चित्रा नक्षत्र वो बदलाव लाता है, चैलेंज लाता है, वो परिवर्तन भी लाता है और सबसे परखने वाला भी हो सकता है। हालांकि ये सबसे पुरस्कृत करने वाला भी हो सकता है अगर आप नक्षत्र की एनर्जी और नक्षत्र मालिक के सच्चे रहो। अगर ये धनिष्ठा नक्षत्र है जिसका मालिक मंगल है, तो आप उस रिश्ते को कितना डिफेंड करते हो या आमतौर पर रिश्तों में, करीबी रिश्तों में कितना सुरक्षात्मक हो, उनके लिए कैसे खड़े होते हो, उनके लिए चीजें कैसे करते हो, उनके लिए पहल करके मजबूत इरादे से चीजें कैसे करते हो और लोगों के लिए लड़ते हो, लोगों की रक्षा करते हो और ये उम्मीद नहीं करते हो कि ज्यादा पाओगे। तो पहले लोगों के लिए करना, उनके लिए खड़ा होना, उनकी रक्षा करना, ज्यादा समझदारी दिखाना चाहे किसी से गलती हुई हो और कोशिश करना कि पता लगाओ कि कुछ चीजें क्यों हुई और हल करने की कोशिश करना या हीला शिफा देने वाला बनने की कोशिश करना, ये उस नक्षत्र की एनर्जी है। अगर ये कुंभ लग्न है और शतभिषा नक्षत्र है जिसका मालिक राहु है, तो बात इस बारे में है कि आप रिश्तों का इस्तेमाल कैसे करते हो, इंटरैक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हो ताकि बड़ी दुनिया के लिए कुछ कर सको, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जिसमें तुम विश्वास करते हो। और यहाँ जिंदगी को कोई उद्देश्य पकड़ना चाहिए और उसके साथ दौड़ना चाहिए और उसका इस्तेमाल करके कुछ करना चाहिए। या आपके रिश्ते में सिर्फ दुनियावी मकसद या सिर्फ लेन देन का मकसद या सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का मकसद न होकर उससे कहीं बड़ा मकसद होना चाहिए। कोई विरासत जो आप इस दुनिया में छोड़ना चाहते हो, वो आपके रिश्तों के जरिए होगी, आपके इंटरैक्शन के जरिए होगी, उन लोगों के जरिए होगी जिन्हें आप साथ लेकर चलते हो और इस बात से होगी कि आप कितने लोगों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित कर पाते हो। तो आपका D9 नक्षत्र जो भी है, पहले तो आपका लग्न क्या है, फिर उस लग्न के अंदर आपका जो नक्षत्र है वो बहुत अहम हो जाता है। वो ज्यादा मायने देता है कि आपके कैसे रिश्ते हैं, आपको कैसे उतार चढ़ाव आएंगे
और उन रिश्तों के जरिए आप कैसे सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना करोगे, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अवसरों का सामना करोगे। और इसी वजह से D9 को इतनी अहमियत दी जाती है, क्योंकि D9 आपकी जिंदगी के एक बारीक पहलू के बारे में है। मौके कहां से आएंगे, परीक्षाएं और मुसीबतें कहां से आएंगी, लेकिन साथ ही कौन से रिश्ते सबसे ज्यादा परखेंगे और कौन से रिश्ते आपके लिए सबसे मददगार होंगे, वो सबसे बड़ा सहारा होंगे उन चीजों को हासिल करने में जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, जिनकी तरफ D9 भी इशारा कर रहा है। हालांकि क्योंकि D9 लग्न आपके D1 से निकाला जाता है, तो आप D1 चार्ट को एक तरफ बिल्कुल नहीं डाल सकते। अपने D9 लग्न को D1 चार्ट के साथ मिलाकर समझो। D9 चार्ट के नक्षत्र की एनर्जी को समझो और ये भी देखो कि D9 के नक्षत्र और आपके जन्म नक्षत्र में कोई रिश्ता है या नहीं। और अगर नक्षत्र मालिक एक ही है तो फिर आपका रास्ता लगभग तय है, आपका काम आसान हो गया। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि D1 नक्षत्र और D9 नक्षत्र एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं, प्रकटीकरण कहाँ होंगे, अगर नक्षत्र मालिक एक ही हैं तो इसका गहरा मतलब क्या है, वो अलग वीडियो में बनाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबी न हो जाए। हालांकि कोशिश करो और देखो कि क्या वो दोनों एक जैसे हैं या आपकी जिंदगी की चाल ने एक जैसा रुख लिया है। D9 नक्षत्र को अच्छे से समझो, उसके प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन को भी अच्छे से समझो। रिश्तों को समझो क्योंकि नक्षत्र मालिक किसी रिश्ते का कारक है और उसके आधार पर रिश्तों को संभालो। फिर उन परिवर्तनों को संभालो जो D9 और रिश्ते तुम्हारे लिए लाते हैं, और उन रिश्तों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए ही नहीं बल्कि रिश्ते की भलाई के लिए भी करो और समग्र रूप से दूसरों की सेवा करने के लिए उनका इस्तेमाल करो, परमात्मा की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे इरफान कोई पर्सनल परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से मुझसे संपर्क करो। किसी और वीडियो के साथ फिर कभी मिलते हैं। ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।